हेलो एवरीवन, ट्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक लास्ट क्लास में मैंने आपको एटम्स मैटर पढ़ाया था। मैटर की स्टेट के बारे में बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्या कंपोजिशन होती है, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। जो हमारे आसपास मैटर्स हैं वो उनकी अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया गया है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो जो आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, पहले डिस्कवरी किसकी आई, किसने क्या चीजें बताई, आगे फिर उसमें क्या क्या कमियां निकली, वो अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में कि एक्चुअल में जो हमारे हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, वो है क्या। तो जो आज अभी का हमारा टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम्स। एटम्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अभी का, अर्ली स्टेजेस ऑफ एटम। जो एटम की डिस्कवरी थी वो किसने की थी, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो वो की थी एंटोन लेवॉइजर ने। किसने की थी? एंटोन लेवॉइजर ने। तो उसने कुछ रूल्स दिए थे हमें। केमिकल डिस्कवरी करने के बाद उसने कुछ रूल दिए थे कि हमें किस बेसिस पे क्या पढ़ना है, एटम को पढ़ना है, डिस्क्राइब करना है अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जरा उसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या रूल थे हमारे वो। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है एटम्स, एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट रूल है, रूल ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो पहले हम लिखेंगे इसके रूल, जान लेते हैं। रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। जो हमारा फर्स्ट रूल आया था, ये दिया किसने था? एंटोन लेवॉइजर ने। किसने? एंटोन लेवॉइजर ने। एंटोनी लेवॉइजर। कब दिया था? 1789। कब दिया था? 1789 में। तो फर्स्ट क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकंड था हमारा, जो सेकंड था होता रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये दो रूल थे जो हमें किसने दिए थे? एंटोनी लेवॉइजर ने। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये वाला लॉ बता दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या था कि जो भी हमारा मास है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का, वो क्या है? नॉर बी क्रिएटेड, नीदर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी क्रिएटेड। ना तो उसे हम बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो जितना मास है सिर्फ क्या हो सकता है, वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाहती हूँ। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, से डिफाइन करूं, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? टोटल इन अ रिएक्शन, टोटल मास in a reaction total mass of reactants is always equal to total mass of products। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा H2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो क्या बन रहा है? H2। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स है और यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट। यहाँ रिएक्टेंट्स है और आगे क्या है? प्रोडक्ट है। तो दोनों का मास क्या है? सेम है, इक्वल है। दोनों का मास क्या है? इक्वल है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये बात आपको समझ आई? ये बात आपको क्लियर हुई? तो हम क्या लिखते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मास नीदर बी क्रिएटेड
created nor be destroyed। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हुआ सबको? मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा कि एक रिएक्शन है जिसमें अगर हम रिएक्टेंट करते, जब हम रिएक्शन करते हैं तो इस साइड रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होते हैं, हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी हम एक या दो रिएक्टेंट लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उनका दोनों का मास सेम होना चाहिए, और सेम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा, मास नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं रिएक्टेंट्स का। हमने दोनों को क्या करा, ऐड करा, उसके बाद हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो एक न्यू प्रोडक्ट बन गया दो रिएक्टेंट्स को ऐड करने के बाद, उनको इनकी रिएक्शंस कराने के बाद। ये क्लियर हो गया आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो गया। उसके बाद रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन दिया था हमारा जोसेफ प्राउस्ट ने। क्या? जोसेफ प्राउस्ट, दोबारा नाम लिखिए, जोसेफ, मैं लिख देती हूँ एक बार, जोसेफ प्राउस्ट। क्लियर? इसके नाम से जैसे समझ आ रहा है, रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। किसी भी केमिकल को, किसी भी कंपाउंड को बनाने का एक रूल होता है ना। एक केमिकल कंपोजिशन में ही ऐड किया जाता है हमेशा, चाहे वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो, कहीं पर भी प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर H2O, H2O है, तो हमेशा जो H2O है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो हाइड्रोजन का मास 1 है, तो यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितनी है? 16, तो ऑक्सीजन 16 हो गया। कैंसिल करेंगे तो रेशो में कितना आ गया? 1:8। यानी पूरे कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अगर H2O बनेगा तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? 1:8। क्या होगी? 1:8। किसी भी रिएक्शन में बनेगा, किसी भी प्रोडक्ट में बनेगा, कहीं पर भी बनेगा, तो क्या बनेगा? हमेशा H2O किस रेशो में मिक्स होगा? 1:8। यही है इसका रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। क्लियर? ये कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम H2O को बनाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 3:8 कर दें, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कभी भी हमारा H2O फॉर्म नहीं होगा। क्लियर हो गई सबको ये बात? तो अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप क्या लिखेंगे इसको? थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख 2 लाइन की। द रेशो ऑफ elements in each compound always fixed in proportion, always fixed in proportion। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको? एग्जांपल मैंने क्या दिया? H2O हमेशा किस रेशो में बनेगा? 1:8। ये हमेशा हमारा क्या है? फिक्स रहेगा, कहीं पर भी बने, किसी भी रिएक्टेंट में हो, किसी प्रोडक्ट में हो। अगर H2O बना है तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होगी? किस रेशो में उसे मिक्स किया गया होगा? 1:8। किसमें? 1:8। क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हो गया? यहाँ तक क्या था? अभी एटम स्टार्ट हुआ था जस्ट ना, ये आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी मैटर की, वो क्या है? एटम्स है। क्या है वो? एटम्स है। जिस तरीके से एक कोई वॉल है, जैसे ये वॉल है, तो ये किससे मिलके बनी है? ये ईंटों से मिलके बनी है ना, इस तरीके से। तो ये कह दिया गया कि जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट होगी इसमें जिससे बनी हुई है, वो क्या है? वो क्या है हमारी? उसको क्या नाम दिया है हमने? एटम। कोई भी मैटर है जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका हमने क्या नाम दे दिया? एटम। अब उसके बारे में एक एक करके डिस्कवरीज आई हैं, अभी थोड़ी सी और डिस्कवरीज हैं, फिर कुछ ना कुछ खामियां निकलेंगी, तो फिर वो आगे बताएंगे। अब मैं एक बार और बता देती हूँ, मैंने ये क्या लिखा है, रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन किसने दिया है? ये
एंटोनी लिवॉइजर ने ये वाला दिया है बेसिकली इन्होंने ना, ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है, जितना भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उनका मास हमेशा इक्वल होगा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके। क्लियर है। नेक्स्ट आया हमका हमारा रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने। इन्होंने क्या कहा कि जो भी एलिमेंट है वो अगर कोई कंपाउंड बना रहा है तो उसका जो रेशो है मिक्स होने का वो क्या होगा, हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर है सबको ये बात, क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब जो हमारा टॉपिक है अब हम देखते हैं कि जो अर्ली डिस्कवरीज हुई थी वो किसने की थी और क्या क्या उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था और उसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। क्लियर। तो जो सबसे पहले थ्योरी आई थी वो डाल्टन ने दी थी। हम अब हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि डाल्टन की थ्योरी क्या थी, फिर उसके बाद देखेंगे कि उनके जो थ्योरी थी उसमें क्या क्या कमी रह गई, फिर उसको आगे कैसे इम्प्रूव करा है। क्लियर है सबको ये बात। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, अर्ली डिस्कवरीज ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अर्ली डिस्कवरीज ऑफ एटॉमिक थ्योरीज। तो जो सबसे पहले थी, जो हमारी सबसे पहले डिस्कवरी करी वो किसने करी, जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन। नाम लिख लेते हैं इनका। कब करी, 1803 में। जॉन डाल्टन 1803। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट थे ये, फर्स्ट टू डिस्क्राइब एटम इन मॉडर्न साइंटिफिक सेंस। देखिए जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने क्या बताया, एटम के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बताया एटम के बारे में। सबसे पहले थे ये जिन्होंने डिस्क्राइब किया था मॉडर्न साइंटिफिक, मतलब सब पहले थ्योरेटिकल बता रहे थे कि ऐसा होता है, ये होता है, ये एटम्स होता है, छोटी यूनिट बनी होती है। बट इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया कि हाँ जो छोटी यूनिट है वो एटम है। किस तरीके से बताया, इन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में। सबसे पहले कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है किसी भी मैटर की, ऑफ मैटर, एटम्स। क्या है, एटम्स है। एटम्स अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, इन्होंने ये भी बताया। सेकंड पॉइंट क्या बताया, एटम्स हैव डिफरेंट साइज और क्या बताया कि जो अलग अलग हमारे एलिमेंट्स बनेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स बनेंगे, अगर उनमें सेम क्या है, एटम है, सेम क्या है, एटम है, तो वो क्या हो गया, इनका मॉलिक्यूल बना देगा। क्लियर, वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। देखो जो थर्ड बताया, जो सेकंड बताया, उन्होंने क्या बताया, एटम्स हैं जो सिमिलर, मैं दोबारा लिख देती हूँ, एटम्स हैव सिमिलर एलिमेंट्स, have same size, have same size, mass and chemical properties। मास एक बार मैं लिख देती हूँ फिर आपको मैं एक साथ बताऊँ। प्रॉपर्टीज। क्लियर। थर्ड उन्होंने क्या कहा, एटम नॉर बिल्ट नीदर क्रिएटेड, एटम नॉर बिल्ट
नीदर क्रिएटेड। क्लियर। और फोर्थ वन क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप। दोबारा इसी के जो सेम ये वाली लाइन है ना, यही है इसमें, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। क्या, एटम्स हैव different elements have different size, mass and chemical properties। क्लियर। और लास्ट वन जो हमारा फिफ्थ वन है, लास्ट वन वो क्या है, एक केमिकल, in chemicals atoms of elements are combined, separated and rearranged। क्या, in chemical दोबारा से लिख देती हूँ। Atoms of elements are combined, separated and rearranged। Atoms of elements फिफ्थ वन है हमारा, atoms of elements separated and rearranged। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार। केमिकल रिएक्शंस, देखिए ये थी अर्ली डिस्कवरी थी, हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एटम के बारे में किसने क्या क्या बताया हम उनको देख रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है आपको ये बात। सबसे पहले कौन आया, जॉन डाल्टन। कौन आया, जॉन डाल्टन। कब दी इन्होंने, 1803 में इन्होंने अपनी डिस्कवरी दी। इन्होंने क्या कहा था, ये पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक स्टडी करी थी, इसकी डिस्कवरी यानी साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले क्या था कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, किसी भी मैटर की, वो क्या होती है, एटम होती है। वो क्या होती है, एटम होती है। सेकंड पॉइंट पे इन्होंने क्या बताया कि एटम्स जो सिमिलर क्या होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं। एटम्स जो होते हैं सिमिलर एलिमेंट्स के होते हैं, उनका सेम साइज होता है और सेम उनकी केमिकल कंपोजिशन होती है। जैसे एटम्स हैव सिमिलर एलिमेंट्स, जैसे ये H2O ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर हमने 4 टाइम्स H2O, ठीक है। देखिए जो एटम्स हैं, देखिए इसमें यहाँ पे बात हो रही है एटम्स की, तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, यहाँ इससे ना बात नहीं बनेगी। क्योंकि सुनिए मेरे पास ध्यान, जिनका सेम सिमिलर एलिमेंट्स है, जैसे कि कोई एलिमेंट हो गया, कोई एलिमेंट मान लीजिए हाइड्रोजन मान लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन है और वो उसका सेम साइज रहेगा, सेम उसका मास रहेगा, सेम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। कब, उसे आप कार्बन के साथ जोड़ दीजिए, उसे आप ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दीजिए, या फिर उसे आप किसी और कंपाउंड में के साथ ऐड कर दीजिए, उसका मास, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका साइज, सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप कहीं पे भी उसे ऐड करती, ऐसा नहीं है कि कार्बन के साथ वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ अलग तरीके से करेगा, नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो अलग तरीके से, ऐसा नहीं होगा। जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा, हम उसे कहीं भी पुट करते हैं, उसका साइज, उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एटम नॉर बिल्ट नीदर क्रिएटेड। ना तो एटम को बनाया जा सकता, ना ही मिटाया जा सकता, मतलब ना ही हम उसे खत्म कर सकते और ना ही हम उसे बना सकते। अगर हम चाहें कि नया एटम बनाना है हमें, तो वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है।
छोटी सी यूनिट है, ना तो हम उसे बना सकते ना ही खत्म कर सकते। क्यों? ये मैंने आपको बताया था ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उन्होंने भी कहा था कि हम क्या करते हैं, मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और बिल्ट भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आता है, atoms have different elements have different size, mass and chemical properties। सेम वही, सेम बिल्कुल यही, जैसे ये है तो जो ऑक्सीजन है उसका मास अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उसका साइज अलग है। हाइड्रोजन है, उसका मास अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उसका साइज अलग है। तो यही लिखा हुआ सेम, जैसे ये लिखा हुआ था सिमिलर साइज वाला, ऐसे डिफरेंट साइज वाला। नेक्स्ट क्या लिखा है, एटम्स ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड एंड रीअरेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन। क्या है, एटम्स होते हैं जो एलिमेंट्स के, जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो क्या करते हैं, हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, अलग कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। कैसे? इन्होंने कहा था ये एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे जैसे कार्बन हो गया हमारा, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो जो इसके एटम्स है उनको हम रीअरेंज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये इन्होंने बताया, ये डाल्टन की थ्योरी है। क्लियर? ये इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने कि हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं और रीअरेंजमेंट, उनकी रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं जो एलिमेंट्स के अंदर एटम है। क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? कमेंट करके पूछ लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा, अब एटम्स इन्होंने बताया कि छोटी यूनिट एटम्स है। अब नेक्स्ट नंबर पे कौन आएगा डिस्कवरी करने के लिए, अब आ गए हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, सबको पता होगा? नहीं, अगर पता है तो कमेंट में लिख दीजिए प्लीज। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने। किसने करी थी? जे थॉमसन ने। जब ये आए थे, डाल्टन ने जब ये थ्योरी दी थी, सब यही मानने लगे थे कि हाँ, जो एटम है वो ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सारे मैटर उसी से मिलके बने हुए हैं। तभी देखिए आप, इन्होंने 1803 में दी, और अब जो जे थॉमसन की थ्योरी आ रही है, जो इन्होंने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की, वो कब दी? 1897 में। इलेक्ट्रॉन कब दी थी इन्होंने? जे थॉमसन ने 1897, और वो कब आया था? 1803। है ना? आप समझ रहे हैं कितने टाइम का डिफरेंस है, कितने टाइम तक लोग ये मानते रहे, सब ये मानते रहे कि जो हमारा एटम है वही हमारी सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर की। क्लियर? फिर ये आ गए, इन्होंने अपना बताया, क्या बताया इन्होंने, इनका जो एक्सपेरिमेंट का नाम था वो क्या है, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। ये भी पूछ लेते हैं कि कैथोड रे ट्यूब किसके द्वारा किया गया, किसकी डिस्कवरी के लिए किया गया था? तो आप क्या बताएंगे कि जे थॉमसन ने किया था। किसकी डिस्कवरी के लिए? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। क्लियर? क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था ये कैथोड रे ट्यूब? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जो इनका, वो क्या था, देखें। इन्होंने यहाँ पर एक कैथोड रे ली, ट्यूब टाइप की ना, और इन सबको ऐसे बंद कर रखा है। ये है पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये ऐसे है, इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एनोड, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एनोड है ये, एनोड। और यहाँ पर इन्होंने लगा दी थी फ्लोरोसेंट लाइट।
क्या बोला मैंने यहाँ पे, फ्लोरोसेंट लाइट। अब मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ, एक ये बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं है। तो जो है ये मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरीके से उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखिए इन्होंने कैथोड रे ली, यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव चार्ज लिया इसके ऊपर बहुत सारा, फिर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करा, इसके ऊपर डाला, ये क्या है, एनोड। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ। मतलब यहाँ पर जो है उन्होंने एटम्स लिए थे, जिसको एटम्स कहा था ना डाल्टन ने, वो लिए थे इन्होंने, इन्होंने यहाँ पे लेके मैटर को रख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एनोड की ट्यूब रखी जो कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज थी। अब जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं तेजी से, किसकी तरफ, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ। तो इससे क्या पता चला कि जो कैथोड रे के ऊपर, कैथोड रे के ऊपर जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे हैं, जो हमारे मैटर के अंदर छोटे पार्टिकल हैं वो कैसे, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों पता चला, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एनोड को, एनोड नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पर जो लाइट है उसके थ्रू पता चल रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एनोड को। क्लियर हो गया, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लाइट ऐसे जगमग जगमग करती है ना लाइट, जो वो उसी टाइप की लाइट है, तो वो ऐसे जगमग जगमग कर रही है, जिससे क्या पता चल रहा है कि एनोड के ऊपर कुछ ना कुछ आ रहा है। अभी पता नहीं था क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया, फिर उन्होंने देखा कि अगर जो एटम्स है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या जो कुछ भी उन्होंने जो ऐड किया था, अगर वो नेगेटिवली चार्ज होता, कैसे चार्ज होता, नेगेटिवली चार्ज होता, तो वो इसे अट्रैक्ट नहीं करता, एनोड को अट्रैक्ट नहीं करता, वो क्या करता, रिपेल करता। क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो वो क्या कर रहे थे, इसको आके क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब देखिए, अब इस आपने रफ आइडिया ले लिया थोड़ा सा, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इनको पता चली यहाँ से, वो जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या पता लगाया। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या क्या लिया, एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया कैथोड रे, कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, is made up of negatively charged particle। पार्टिकल और नेक्स्ट और क्या लिया इन्होंने, इन्होंने लिया कि एटम जो डिविजिबल पार्टिकल है एंड इलेक्ट्रॉन इज द, एटम इज divisible particle and electron is the smallest unit, electron is the smallest unit। देखिए जहां पर जो हमारे डाल्टन जी थे, जो हमारे जॉन डाल्टन थे, उन्होंने क्या बोला था, एटम को ना ही तो हम डिवाइड कर सकते, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही बना सकते, हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, ये बताया था उन्होंने। यहाँ पर फिर जे थॉमसन आए, इन्होंने डिस्कवरी करी, इन्होंने क्या बताया था कि एटम जो है वो डिविजिबल पार्टिकल है, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, एक किस में बनाएंगे, किस में करेंगे डिवाइड, इलेक्ट्रॉन में बना देंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये किसने कहा, ये किसने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर की, ये कहा जे थॉमसन ने। किसने कहा, जे थॉमसन ने, ठीक है। इन्होंने क्या क्या दिया, देखिए जरा ध्यान से सुनिए। इनका जो मॉडल था, इनका जो मॉडल था वो था एन एटम इज अ यूनिफॉर्म शेप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए इन्होंने बोला एन एटम इज ए यूनिफॉर्म shape of positive charge, shape of
पॉजिटिव चार्ज as well as negative charge. देखिए इन्होंने बोला, एक लाइन और लिख देती हूँ, फिर मैं आपको आराम से तसल्ली से समझाती हूँ। एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। और जो मॉडल थे इनके वो क्या थे, जो मॉडल के नाम थे वो क्या थे, प्लम पुडिंग एंड वाटरमेलन। वाटरमेलन वाटरमेलन एंड और क्या नाम दिया, प्लम पुडिंग। ये जो मॉडल का नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाटरमेलन या प्लम पुडिंग जो मॉडल है वो किसने दिया था, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। क्लियर है सबको। देखिए अब मैं बताती हूँ फिर से, आपको ध्यान से सुनिए मेरी। ये तो चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखी, और इन्होंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला, अगर मैं बोलूँ ये क्या है इनका कंक्लूजन है, क्या है इनका कंक्लूजन है। इन्होंने बोला कि जो एटम है उसके पास दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बता दिया, एटम एक यूनिफॉर्म शेप ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो लास्ट में क्या बन रहा है, एटम इज न्यूट्रल। वहां पे मैंने लिखा है ना, एटम इज न्यूट्रल। तो जो एटम है वो कैसा बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है। किस वजह से, क्योंकि उसके पास दोनों चार्जेस हैं और दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और उन्होंने जो मॉडल दिया था उसका क्या था, वाटरमेलन या प्लम पुडिंग, इस तरीके से था कुछ। ये आपका क्या है, एटम है, ये एटम है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और आपके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है जो उसमें इस तरीके से धसे हुए हैं। देखिए ध्यान से देखिए कैसे, देखिए ये वाला जो मॉडल है ये इन्होंने क्या बोला, जो स्फेयर है, जो स्फेयर है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर। जैसे वाटरमेलन देखा है आपने, आप कट करते हैं उसे बीच में से, आपने क्या देखा है, जो छोटे छोटे उसके बीज होते हैं वो उसके अंदर रेड वाले पोर्शन के अंदर धसे हो, जो छोटे छोटे बीज है उन्होंने इसको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड वाला पार्ट है उसका जो वो क्या है, स्फेयर, वो क्या है, एटम है। और इन्होंने बोला एक प्लम पुडिंग वाला वो दिया, जो आपने देखा केक में जो स्ट्रॉबेरीज अंदर लगी होती है, प्लम लगे होते हैं, वो उसी टाइप का बोला इन्होंने कि वो ऊपर जो है वो प्लम है, नेगेटिवली चार्ज है, और जो स्फेयर है पूरा वो पॉजिटिव है, जिसको कुल मिला के एटम इन्होंने क्या बता दिया कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर टोटल कोई चार्ज नहीं होता खुद का। क्लियर है सबको, ये क्लियर है, ये याद रखना है, इनका नाम, इनका एक्सपेरिमेंट, इनका मॉडल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब इनके अंदर भी कुछ ना, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई, जिसको क्लियर करने के लिए अब कौन आएंगे नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा आएगा नेक्स्ट, कौन सा आएगा, रदरफोर्ड मॉडल। ये सारे एक्सपेरिमेंट अभी तो बहुत सारे थे, स्टार्टिंग में किसी और ने पता लगाया था, हमारे गुरु वगैरह थे उन्होंने बताया था, फिर उसके बाद उनको हमने छोड़ दिया क्योंकि वो ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते आपके, तो उनको पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है सबको। चलिए
अब जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। हेडिंग डालिए, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्लियर है सबको ये? इन्होंने कब दिया था ये? 1911 में। कब दिया था? 1911 में। ठीक है, जो जे 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 थॉमसन ने दिया था 1897 में, उसके बाद रदरफोर्ड आया, इन्होंने दिया 1911 में। इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक क्या ली, एक फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ली, बहुत पतली सी फॉइल ली, इस तरीके से। थोड़ा 3D बना देती हूँ। बड़ा ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, और क्या लिए इन्होंने, अल्फा पार्टिकल लिए। क्या लिए? अल्फा पार्टिकल। देखिए, कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्या ली, गोल्ड फॉइल ली, यहाँ पर इन्होंने ली अल्फा पार्टिकल, इधर लिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स इसके, और इन्होंने क्या करा, इसको मूव करा, इन्होंने इसे मूव करा। अब जो गोल्ड फॉइल थे, ये क्या है, गोल्ड फॉइल, इसके अंदर जो एटम था, जो एटम था यहाँ पर कुछ चार्ज था ऐसा, हम इनको नहीं पता कि क्या था, पर ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो क्या हुआ, इन्होंने यहाँ से क्या छोड़ा है, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की रेस छोड़ी है, अल्फा पार्टिकल्स की रेस छोड़ी है, जिसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स की रेस है, ये गोल्ड फॉइल का एटम। अब इन्होंने रेस छोड़ना स्टार्ट किया, अल्फा पार्टिकल्स की रेस यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, इनके मूवमेंट देखी, अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट देखी कि कहाँ जा रही। जो ये रेस थी, कुछ रेस तो यहाँ से गई अंदर और इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ टकरा के सीधी निकल गई, ठीक है, और कुछ 180 डिग्री पे, कुछ तो सीधी निकल गई, इस तरीके से, ठीक है, और कुछ टकरा के यहाँ से वापस आ गए, बिल्कुल अपनी पोजीशन वापस आ गई 180 डिग्री पे। एक हो, बल्कि एक ही एक आधी होगी जिसमें से वो क्या हुई थी, वापस से आई थी टकरा के। क्या हुआ था, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मॉडल बनाया था, मैंने आपको रफ डायग्राम के थ्रू समझा रही ताकि आपको समझ आए। जो लिखना है वो मैं आपको बाद में लिखाऊंगी, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगी। इन्होंने क्या लिया, गोल्ड फाइल ली, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए, हीलियम पार्टिकल्स के ना, हीलियम के अल्फा पार्टिकल लिए, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होते हैं, ज्यादा हैवी नहीं होते। तो क्या उन्होंने उसकी रेस छोड़ना शुरू करी, कुछ ऐसी थी जो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ऐसी थी जो वापस से आ गई 180 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ऐसी थी जो सीधी गुजर गई। तो इन चीजों को देख के उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली, कुछ कंक्लूजन निकाला, तो उन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है, इसकी में से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया।
तो मैं जरा इसकी ऑब्जर्वेशन लिखना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और उससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, देखिए कि लौट के क्यों आई है, कैसा हुआ है, अगर ये वापस आई है तो ऐसा क्या होगा इसके अंदर जो ये वापस आई है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला वही इधर लिख लेते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल्स थी वो हाई स्पीड मूव थी स्ट्रेट थ्रू गोल्ड अल्फा पार्टिकल्स हाई स्पीड मूव्ड थ्रू गोल्ड फाइल। ठीक है, कुछ ऐसी थी, बहुत सारी मतलब थी जो क्या थी, सीधे चली गई। देखिए मैं पहले ना ऑब्जर्वेशन लिख देती हूँ कि सारी जो मैंने 3 आपको बताई है ना वही ऑब्जर्व किया था इन्होंने। जो सेकंड थी, सेकंड में इन्होंने क्या किया, सम पार्टिकल गॉट डाइवर्टेड बाय स्लाइड एंगल, सम पार्टिकल डाइवर्टेड बाय स्लाइड एंगल। और थर्ड इन्होंने क्या देखा, ओनली वन आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल बाउंस्ड बैक, पार्टिकल्स देखिए कंक्लूजन भी लिख लेते हैं एक बार। इस कंक्लूजन से इनको क्या पता चला, कंटेन्स lot of empty space, इससे क्या पता चला इन्हें कि पॉजिटिव चार्जेस इन द एटम्स आर नॉट ऑक्यूपाइंग मच ऑफ इट्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस। क्लियर? और जो लास्ट है, लास्ट में क्या पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, द पॉजिटिव चार्ज concentrated over a particular area, क्लियर? अब मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखिए आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल थे हाई स्पीड के, वो क्या निकल गए, सीधे निकल गए। हाई स्पीड मूव्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। वो क्या थे, अल्फा पार्टिकल थे, वो क्या थे, सीधे निकल गए, बिल्कुल सीधे। अब सीधे निकल गए तो उससे क्या पता चला कि जो हमारा एटम है उसके अंदर बहुत सारा क्या है, स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है, जिसकी वजह से वो सीधे निकल चुके हैं। क्लियर? अब उसके बाद कुछ पार्टिकल्स हैं जो डाइवर्ट हुए स्लाइडली, मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से गए और इस तरीके से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, जिससे हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई मच स्पेस, यानी पॉजिटिव जो चार्ज है नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस, नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर बहुत ज्यादा होता तो बहुत सारी क्या होती, अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होती है वो बहुत ज्यादा, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज, तो वो बहुत ज्यादा क्या होती, डिफ्लेक्ट होती रहती, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट। लेकिन बहुत कम थी जो थोड़ी सी डाइवर्ट हुई थी अपने
अपने रूट से, बहुत कम थी जो डाइवर्ट हुई थी अपने रूट से, जिससे क्या पता चला कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ले रहा, किसके अंदर, एटम के अंदर। लास्ट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सिर्फ एक थी, सिर्फ एक थी 12,000 में से, जो क्या हुई, बाउंस बैक आई, यानी वापस आई अपनी पोजीशन पे 180 डिग्री एंगल पे। बाउंस बैक का मतलब 180 डिग्री पे वापस आई, इस तरीके से गई और इसी तरीके से वापस आ गई, जिस रूट से गई इसी रूट से वापस आ गई। तो इससे इन्होंने क्या पता लगाया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोई पर्टिकुलर एरिया पर ही है, बहुत छोटी सी जगह है इसके अंदर जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता तो एक नहीं बहुत सारी थी जो बाउंस बैक होकर आती 180 डिग्री के एंगल पे रिटर्न होती, लेकिन सिर्फ एक ही थी, 12,000 में सिर्फ एक थी जो वापस आई। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह में है, बहुत ज्यादा जो उसका एरिया है वो बहुत कम है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर? आगे बढ़े अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कीजिए, ये आपको इंपॉर्टेंट जो इसमें क्या क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और बहुत कम थी जो डाइवर्ट हुई थी, ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले थे ये जरूर याद रखने हैं कि बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस था, जो पॉजिटिव चार्ज था वो कुछ कंसंट्रेटेड एरिया पर ही है। क्लियर? और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर रहा है, किसके अंदर, एटम्स के अंदर। क्लियर हो गया ये सबको? अब ये तो इनकी ऑब्जर्वेशन थी और कंक्लूजन था। अब इन्होंने क्या जो फाइनली बताया एटम के बारे में वो क्या बताया, ये तो इनका खुद का था कि उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या क्या कंक्लूजन निकाले। अब जो फाइनली इन्होंने बताया सबको कि हाँ इस तरीके से होता है, इस तरीके से एटम की शेप है, वो क्या बताया एक बार वो देख लेते हैं। लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन इन्होंने क्या क्या दिया? फर्स्ट वन इज atoms contain a lot of unoccupied space. Atom contain a lot of empty space, ऐसे लिख दीजिए आप, empty space। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका heavily positively charged substance present in the center of the atom. Positively charged substance, positively charged present in the center of atom। इन्होंने बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर है, सेंटर में है एटम के। और क्या बताया? एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और क्या बताया? एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इन्होंने ये भी बताया कि जो एटम है उसके पास इक्वल अमाउंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये बात इन्होंने भी बोली। ये बात जे थॉमसन ने भी बताई थी कि न्यूट्रल हो रहा है, ये बात इन्होंने भी बताई कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। एटम के पास बहुत ज्यादा स्पेस है और कोई पॉजिटिव चार्ज है जो बीच में ही है, सेंटर पे ही है। क्लियर हो गया? ये इनके कंक्लूजन थे। क्लियर? अब इन्होंने जब ये बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है बिल्कुल मिडल में, तो इन्होंने किसके बारे में बता दिया? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया, जरा कुछ पॉइंट नोट कीजिए। न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने क्या बताया कि ये कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द एटम, ये एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। जो भी मास है, ऑल ऑफ द मास ऑफ एटम बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने क्या बताया, जितना भी मास है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की वजह से प्रेजेंट है, किसका, एटम का। और क्या बताया,
और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in circular path, around the nucleus revolve, electrons revolve around the nucleus in circular path, in circular path, clear। और क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन। न्यूक्लियस हैव स्मॉल साइज as compared to atom। वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, बहुत छोटा साइज है इसका। देखिए, और जो इसका मॉडल था वो मैं एक बार बना देती हूँ। ये आपका सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, क्लियर। इसके बाद इस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ पे है आपके ठीक है। ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड कौन है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यही इन्होंने बताया, जो रदरफोर्ड का कंक्लूजन था, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है वो क्या करते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, एटम के पास बहुत ज्यादा स्पेस है। और क्या बताया कि जो पॉजिटिवली सब्सटेंस है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि जितना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एटम जो है वो न्यूट्रल है। यही आपको किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था कि वो क्या है, एटम क्या है, न्यूट्रल है। और क्या बताया कि जो न्यूक्लियस के बारे में कहता है कि जो ये है न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के, और ये बहुत छोटा पार्ट होता है एज कंपेयर टू एटम। एटम का कंपैरिजन करें तो ये बहुत छोटा पार्ट होता है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो भी सारा मास होता है, जो पूरा मास होता है किसका, एटम का, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से पूरे एटम का मास होता है, क्योंकि सारा मास किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। पूरा जो मास है वो किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। क्लियर है सबको ये बात, क्लियर है। आगे बढ़े। अब इनके अंदर कुछ कमियां रह गई थी, क्या, इन्होंने ये तो बता दिया कि ये मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे, अब कोई भी चीज मूव कर रही है तो एनर्जी रिलीज करेगी। और जैसे आपने देखा, मान लीजिए आप ही मूव कर रहे हैं, बहुत तेज की रनिंग कर रहे हैं, तो आपको स्वेट निकलेगा, आपकी बॉडी से हीट निकलेगी, तो वो एनर्जी की फॉर्म में। अगर अब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे होंगे, एनर्जी को बाहर छोड़ रहे होंगे, बाहर निकाल रहे होंगे। तो एनर्जी जो निकल रही है वो कहाँ जा रही है, जो एनर्जी निकल रही है बाहर वो कहाँ जा रही है। और जो प्रोटॉन्स हैं, जो ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इन सबको अपनी तरफ खींच क्यों नहीं रहा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने देखा था 2 एक्सपेरिमेंट में, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनसे जो एनर्जी निकल रही है वो कहाँ जा रही है ना,
वो भी नहीं बता पाए। तो यही इनके ड्रॉबैक्स थे। अब अगला जो हम मॉडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोर्ड्स मॉडल। कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? बोर्ड्स मॉडल, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये सारे पढ़ के आइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, क्या बताया है मैंने, क्या नहीं बताया। एटम्स के मैंने स्ट्रक्चर बता दिए हैं आपको, कौन कौन साइंटिस्ट आए, कैसे कैसे डिस्क्राइब किया उन्होंने, क्या क्या किसके अंदर कौन सी कमियां निकली। अब उन कमियों को आगे साइंटिस्ट पूरा करने आ रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।